अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो अपनी खुशी से नहीं गए। अंग्रेज़ों पर कई तरह के दबाव बन चुके थे और उन दबावों के कारण ही अंग्रेज़ों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा। क्रोधित और लज्जित अंग्रेज़ जाते जाते भारत का जितना नुकसान कर सकते थे उन्होंने भारत का उतना नुकसान करने का पूरा प्रयास किया। आज़ादी की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर लड़ी थी। विभिन्न जातियों में बटे हुए हिंदू भी पूरी एकजुटता के साथ इस लड़ाई में कूदे थे। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों की ये एकजुटता बहुत अखर रही थी और उन्होंने सबसे पहले इस एकजुटता को ही अपना निशाना बनाया। अंग्रेज़ ये बात अच्छी तरह जानते थे कि भारतवासी सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं। अंग्रेज़ों ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि भारतीयों की विचारधारा को दूषित किया जाए, उनकी सोच पर प्रहार किया जाए और अंग्रेज़ ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये काम वो स्वयं नहीं कर सकते। इस काम को करने के लिए उन्होंने स्थानीय भारतीय नेताओं को ही अपना मोहरा बनाया और उनके माध्यम से ही भारतीयों की विचारधारा को प्रभावित करने का प्रयास किया, भारतीयों की विचारधारा में जहर घोलने का प्रयास किया और अंग्रेज़ इस काम में सफल भी हुए। कुछ समय में ही अंग्रेज़ों के इस षड्यंत्र का असर दिखाई पड़ने लगा। पूरा भारत एक आग में जलने लगा। ये आग थी नफ़रत की। ये वो नफ़रत थी जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में पनप रही थी और इसी नफ़रत का परिणाम अंततः ये हुआ कि भारत का बंटवारा हो गया। विश्व के पटल पर अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके थे। कहने को तो ये देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हो चुके थे, लेकिन कुछ भारतीय नेताओं में अंग्रेज़ों की ये गुलामी अब भी पल रही थी। आज़ाद भारत के बहुत से नए शत्रु भी बन चुके थे। ये शत्रु राष्ट्र भारत को उन्नति के पथ पर अग्रसर होता देखना नहीं चाहते थे। वो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे और भारत में अस्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने नए षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिए। जनरल विपिन रावत ने एक बार कहा था कि भारत 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पहला मोर्चा पाकिस्तान का है, दूसरे मोर्चे पर चीन है और आधा मोर्चा उन भारतवासियों का है जो रहते तो भारत में ही है लेकिन राष्ट्रहित में सोच नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वो देश से प्यार नहीं करते, वो भी इस देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना एक आम भारतवासी इस देश से करता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत हितों और अपने राजनीतिक हितों के कारण वो राष्ट्रहित के बारे में सोच नहीं पाते, या फिर यूँ कहें कि उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत हित उन पर इस कदर हावी हो चुके हैं कि वो राष्ट्रहित को तिलांजलि दे चुके हैं। बात अगर इस 2 मोर्चे में शामिल नेताओं की जाए तो उनकी गिनती भी बहुत है। ये ऐसे नेता हैं जो किसी भी हालत में सत्ता में या तो बने रहना चाहते हैं या सत्ता पाना चाहते हैं। अगर सत्ता पक्ष में बैठी हुई सरकार कुछ अच्छा काम करे तो विपक्ष में बैठे हुए ये नेता विचलित होने लगते हैं, घबराने लगते हैं, उनके अंदर असुरक्षा की भावना पलने लगती है। असुरक्षा की इस भावना के कारण इन नेताओं की सोच इतनी संकीर्ण हो जाती है कि वो भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि सेना के शौर्य का फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी को मिल जाएगा और विपक्षी नेताओं के हाथ में कुछ नहीं आएगा। उन्हें इस बात का भी डर सताने लगता है कि ऐसा ना हो कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो लगातार चुनाव जीतने लगे और इन विपक्षी नेताओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाए। अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसे नेता लोक लुभावने वादे करने लगते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार की आय का साधन सिर्फ टैक्स ही है। इस टैक्स से जो पैसा मिलता है उससे ही सरकारी नौकरों को सैलरी दी जाती है, देश की सुरक्षा के लिए हथियार और गोला बारूद खरीदा जाता है, विकास के कार्य कराए जाते हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अगर सरकार टैक्स में ज़रूरत से ज़्यादा रियायतें देने लगे या फिर बिजली पानी जैसी सुविधाएं मुफ्त में देने लगे तो कहीं ना कहीं सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगेगा, विकास के कार्य बाधित होने लगेंगे और देश की सुरक्षा का बजट कम करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि विपक्ष में बैठे नेता इस बात को नहीं जानते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं। वे नेता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन सत्ता पाने की चाह उन्हें ऐसे लोक लुभावने वादे करने पर मजबूर कर देती है और उनकी ये विवशता, कुर्सी की चाह ही उन्हें हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा बना देती है। कुछ भी कह जाओगे बाबू, तुम ना तनिक लजाओगे, कुर्सी पाने की खातिर क्या तुम इतना गिर जाओगे। माना मेरे साथ नहीं पर यार मेरे हमवतन तो हो, मुझको धूल चटाने को दुश्मन का साथ निभाओगे। दुश्मन ने षड्यंत्र रचा है, आज वतन मुश्किल में है, अब भी तुम ना सुधरे तो गद्दार वतन कहलाओगे। ये पंक्तियां मैंने उस समय लिखी थी जब गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से एक झड़प हुई थी। इस झड़प में बहुत से भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उस झड़प में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या से कई गुना ज़्यादा थी। कोई भी रक्षा विशेषज्ञ इस घटना को भारतीय सैनिकों की वीरता का परिचायक ही मानेगा। वो इस बात के लिए भारतीय सैनिकों की प्रशंसा करेगा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के कई नेता माइक संभालकर खुद ही रक्षा विशेषज्ञ बन गए और उन्होंने भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राजनीतिक दलों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। ये प्रतिस्पर्धा एक स्वाभाविक सी बात है। विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष का विरोध करना। किंतु जब देश खतरे में हो, किसी दूसरे शत्रु राष्ट्र ने हमारे देश पर हमला किया हो, उस समय सभी राजनीतिक दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी अगर कोई राजनीतिक दल राजनीति चमकाना चाहता है, राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए बयानबाजी करता है, शत्रु राष्ट्रों के एजेंट की तरह व्यवहार करता है, तो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल को भी इस देश के लिए एक खतरा ही माना जाएगा। बात सिर्फ राजनीतिक दलों की ही नहीं है, राजनेताओं की ही नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही एक भारतीय अभिनेत्री ने गलवान घाटी में हुई उस झड़प को लेकर भारतीय सेना पर एक तंज कसा। ये तंज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ये तंज उस अभिनेत्री ने क्यों कसा, ये तो वही बेहतर तरीके से जानती होगी। किंतु उस अभिनेत्री के इस तंज ने जनरल विपिन रावत की 2.5 मोर्चे वाली उस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिया है। मशहूर शायर इकबाल का लिखा वो गीत तो आपको याद ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस गीत में आगे कहा गया है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यानी कि हम हिंदुस्तानियों में कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी हमारी हस्ती मिटा नहीं पाई। बाहरी आक्रमणकारियों ने लगातार हम पर हमले किए, बाहर से आए हुए लोगों ने हम पर शासन किया, लेकिन उसके बावजूद हम अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहे। हमने अपनी और अपनी संस्कृति की रक्षा की। इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण है कि हम अपनी और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हम इस बात के लिए पूरी तरह प्रयासरत थे कि चाहे हम पर कितना भी बड़ा आक्रमण क्यों ना हो, चाहे हम पर कितना भी दबाव क्यों ना बनाया जाए, चाहे हमें झुकाने का कितना ही प्रयास क्यों ना किया जाए, लेकिन हम हर हाल में अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। और आज वक्त है उसी संकल्प को पुनः दोहराने का। आज हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी हम पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में आम जनता जिसे अपना वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, वही इस देश पर शासन करता है। ऐसा नहीं है कि हर हिंदुस्तानी को सीमा पर जाकर खड़ा होना है या हर हिंदुस्तानी को राजनीति के अखाड़े में उतरना है। एक आम हिंदुस्तानी अपने घर में रहते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपना व्यवसाय चलाते हुए भी अपनी देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता है, और ये उसे करना ही होगा।
आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपनी ताकत पहचाननी है। इस लोकतंत्र में आपकी ताकत है आपका वोट। आज मैं आपसे जिस संकल्प को लेने के लिए कह रहा हूँ वो संकल्प दो बातों से जुड़ा हुआ है। पहली बात यह है कि आप मतदान वाले दिन छुट्टी ना मनाएं, राष्ट्रहित में मतदान कर अपना कर्तव्य निभाएं। और दूसरी बात ये कि उन राजनीतिक दलों को चिन्हित करें, ऐसे नेताओं को चिन्हित करें जो व्यक्तिगत हित और राजनीतिक हित में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें राष्ट्रहित दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, जो राष्ट्र के विरुद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप संकल्पित होइए कि आपको ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों को भारत की राजनीति से बाहर करना है। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तभी हमारे देश पर मंडरा रहा ये खतरा समाप्त होगा, तभी हमारे देश की रक्षा हो सकेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड में मैंने आपसे जिस संकल्प की चर्चा की, आप वो संकल्प अवश्य लेंगे। अगले एपिसोड में मैं हमारे देश पर मंडरा रहे एक दूसरे खतरे की चर्चा करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।